नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से और लगातार पूरे देश के अंदर में पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो ग्रामीण आंचल की जो व्यवस्था है, शासन करने की जो शासनीय व्यवस्था है, उसको लेकर के पूरे भारत के अंदर में सभी राज्यों में अलग अलग मान्यता है, अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके से पंचायत राज व्यवस्था पूरे देश के अंदर में चालू है। तो मैं आज बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच में जुड़े हैं और वो मेहमान उस राज्य से आते हैं जिस राज्य को आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में उस राज्य का कहीं ना कहीं डंका बज रहा है। और ऐसे मेहमानों को आज हम साथ में लेकर के आए हैं। मेरे साथ में हैं हमारे बड़े भाई, गुजरात से हैं मुकेश भाई साखिया जी, और जो बहुत ही बड़े स्तर पे बहुत ही लंबे समय से पंचायतों की लड़ाई को ये लड़ते रहे हैं। गुजरात के अंदर में बहुत सारी संगठन के माध्यम से, बहुत इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से सरकार से लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर में इन्होंने काम किया है। इनका बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है। तो हम जानते हैं, खास उनका परिचय उन्हीं के मुंह से जानेंगे और आगे हम लोग आज 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर गुजरात का मॉडल कैसा है, आखिर गुजरात में पंचायतों की स्थिति कैसी है। ये पूरे देश के सरपंच, प्रधान, मुखिया लोगों का ये कहीं ना कहीं सवाल हमारे से बार बार आता है कि आखिर गुजरात के अंदर में कैसी व्यवस्था है पंचायती राज को लेकर के। सर, आप अपना परिचय जरा सभी सरपंच साथियों को, प्रधान साथियों को, मुखिया साथियों को बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे बात भी करना चाहता हूँ कि सबसे भारत में सभी राज्यों से हमारा गुजरात बहुत अलग अलग तरह से चल रहा है। सभी सरपंच है, गांव प्रधान है, मुखिया है, सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं है, अपनी अपनी सीमाएं हैं और अपने अपने राज्य में कोई न कोई अलग अलग कानून की तरह से उसको कुछ न कुछ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुजरात में तो कुछ भी आज तक के जो सरपंच से जो कुछ भी जाना जाता है, सरपंच को आज तक कोई भी काम करना चाहता है तो सरपंच अपनी पूरी तरह से काम कर सकता है। हमारे गुजरात में आज तक कोई भी बिंदुओं पर अपने खुद की कमाई से, खुद का काम करने से, पूरी तरह से एक सोशल एक्टिविटी की तरह से पूरा काम ही करना है, उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मैं डायरेक्टली सवाल आपसे जानना चाहता हूँ जिनका जवाब माफी चाहूंगा कि जैसे आप गुजरात से आते हैं तो बेसिकली कुछ शब्द जो है मातृभाषा है उनकी, वहाँ गुजरात की अपनी भाषा है, तो हिंदी के शब्द बहुत आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ शब्दों का मीनिंग आपके लिए कुछ और हो सकता है लेकिन इनके लिए कुछ और हो सकता है। इसलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूँ सर, गुजरात के अंदर में जब किसी विधायक यानी कि एमएलए या एमपी या अन्य किसी भी वित्त से या किसी भी विभाग से कोई काम जब ग्राम पंचायत के अंदर में कराया जाता है, तो क्या वहां के जो सरपंच है, वहां का जो अध्यक्ष है पंचायत का, उससे कोई परमिशन ली जाती है, कोई एनओसी सर्टिफिकेट लिया जाता है, या कैसी व्यवस्था वहां पे है एनओसी के लेकर के, उसके बारे में बताइएगा सर। हमारे गुजरात में तो बहुत अच्छा मॉडल है जी। हमारे गुजरात में कोई भी एमएलए है, सांसद है, यानी कोई भी अगर वित्तीय आयोग का भी कुछ काम है जी, तो वो डायरेक्ट सरपंच के अकाउंट में आता है जी। पंचायत के थ्रू जी, बाय एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उस तरह काम होता है जी। यहाँ का हमारा विधायक की ग्रांट है, विधायक जो भी पैसा देता है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पर देता है, कलेक्टर के थ्रू देता है। कलेक्टर हमें जो ड्राफ्ट ग्राम पंचायत जो सबमिट करती है उसमें डायरेक्ट डाल देता है। कोई भी काम हमारे गुजरात के 142 विधायक में से कोई भी विधायक कोई भी काम गांव का करता नहीं है। अच्छा। पूरे गांव का सरपंच ही काम करता है। अच्छा। गांव की समिति ही काम देखरेख रखती है जी। कोई भी काम सांसद भी नहीं कर सकता जी। ठेकेदार भी सांसद नहीं है जी। एमएलए भी सांसद नहीं है। बिल्कुल। पूरा काम ग्राम पंचायत अपने सरपंच के तौर पर देखती है जी। और ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ सरपंच करता है। सरपंच भी नोडल नहीं है जी। पूरा जो इनकम बढ़ता है वो ग्राम पंचायत के स्व भंडोल में जाती है। अच्छा, वेरी गुड। यानी कि ये माना जाए कि आपके यहाँ गुजरात के अंदर में अगर किसी भी विभाग का काम होना है तो वो बिना सरपंच की मंजूरी के, बिना सरपंच के वो काम संभव नहीं है। एमएलए को भी अगर कोई विकास करना होगा तो वो सरपंच से बात करके, उससे एनओसी लेकर के
और पंचायत के माध्यम से ही वो काम कराया जाता यस यस यस, पूरी जबकि तरह से। बाकी राज्यों में, जैसे मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूं, कि वहां पे व्यवस्था कुछ अलग है। वहां पे व्यवस्था इस प्रकार की है कि आपके अगर विधायक को कोई काम करना है तो विधायक डायरेक्ट जो है संबंधित जो अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टेड है यस, उसके माध्यम से काम वो पंचायत के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे होता ये कि डायरेक्ट जो है कलेक्टर के माध्यम से ही जो वेंडर है, जो ठेकेदार है, उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है और वो ग्राम पंचायत में जाके काम करके आ जाता है। प्रधान से, क्योंकि बेसिकली यूपी में प्रधान बोला जाता है, उससे पूछा नहीं जाता कि ये काम कैसे होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, या इसमें क्या रुकावटें हो सकती हैं, ये सारी भी चर्चाएं उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं होती है। तो इस मायने में तो गुजरात आपका बहुत आगे है। इसके लिए मैं सभी गुजरात के सरपंच साथियों को बधाई देता हूं कि चलिए आप बहुत आगे। मेरा एक और सीधा सा सवाल है, जैसे पूरे देश के अंदर में हर राज्य की अलग अलग व्यवस्था है पंचायत राज को लेकर के, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके गुजरात के अंदर में जो विकास का जो मॉडल है, जैसे 29 डिपार्टमेंट हमारे ग्राम पंचायत के अधीन अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो वो जो 29 जो डिपार्टमेंट हैं उन पे पूर्णतः सरपंच का अधिकार है या फिर उसको राज्य की सरकार अपने अपने हिसाब से चलाती है? नहीं नहीं, हमें जो ग्रामीण विकास में जो भी कुछ काम करना है जी, तो वो पूर्णतः सरपंच के अधीन में रहते हैं जी, बीडीओ है, डीडीओ है जी, उसके अधीन में जो भी कोई आयोजन का काम है जी, तो उसको सरपंच या तो ग्राम सचिव उसका ड्राफ्ट लेकर उसको भेज देते हैं कि यहाँ ये कटर का काम करवाना है, यहाँ ये पाइपलाइन का काम करवाना है, यहाँ ये चक्की लगानी है, यहाँ ये रोड का काम करवाना है। फिर ये रोड वाला रोड का काम करेगा, सिंचाई वाला सिंचाई का काम करेगा, पानी वाला पानी का काम करेगा, गटर वाला गटर का काम करेगा। ये डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ग्रांट देती है, लेकिन जो गांव के अंदर ग्राम पंचायत के प्रीमाइसिस में जो कुछ भी आता है तो यहाँ ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान उसमें पूरी तरह से देखरेख रख सकता है और ये टोक भी सकता है। अच्छा काम नहीं हुआ तो ये टोक भी कर सकता है, बंद भी करवा सकता है। और अगर बुरा काम हो गया है तो उसका पेमेंट रुकवा भी सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छा। मैं और भी सिंपल एक सवाल आपसे, 2 सवाल जानना चाहता हूँ, चूंकि बेसिकली पूरे देश के लोग जो है जानना चाहते हैं गुजरात के बारे में, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश की, जो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूं, तो राज्यपाल भी गुजरात से आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है और गुजरात ने कहीं ना कहीं बिजनेस करना सिखाया है पूरे देश को, और विश्व भी वहां से सीखता है कई मायनों में। मैं जानना चाहता हूँ सीधा सवाल कि स्कूल की जो व्यवस्था है गांव के अंदर में, जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, वहां उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहां पे स्कूल के अंदर में प्रधान का जो है हस्तक्षेप खत्म कर दिया है सरकार ने। ना तो अटेंडेंस से कोई लेना देना है कि टीचर आए ना आए, कितने बजे आएगा नहीं आएगा, उसके लिए जो शिक्षा विभाग है उसको जिम्मेदार माना है। दूसरी बात, एक एमडीएम की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में चलती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो एमडीएम आपके यहाँ भी चलता है या नहीं। पहला सवाल मेरा है कि जो स्कूल की व्यवस्था है उसमें सरपंच का क्या हस्तक्षेप है गुजरात के अंदर? स्कूल की व्यवस्था में तो आधा तक तो सरपंची का अधिकार जो था वो 50% तो खींच लिया है। पहले तो हमारे गुजरात में जो स्कूलें थी जी, जो गवर्नमेंट के ग्रांटेड स्कूल थी, तो उसमें सरपंच का पूरा तरह का अधिकार होता था। सरपंच हर दिन स्कूल में राउंड भी लगाता था जी। अगर कोई व्यवस्था बिगड़ी है, अगर उसको कोई टीचर चाहिए, कोई दूसरी रमत गमत के जो साधन है, वो स्पोर्ट के कोई इक्विपमेंट है वो भी लेना है, तो सरपंच अपने से लिखकर अपने विभाग से ले लेते हैं। और ये गांव का कोई भी स्कूल का अच्छा मोटा छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो सरपंच उसका अध्यक्ष का करता था, और आज भी 90% में कर रहा है। लेकिन कई दूसरे जो सिटी के बगल में जो गांव आते हैं तो वहीं अगर बड़ी स्कूल हो जाती है तो इसमें से कुछ हस्तक्षेप निकल जाता है। और जो मिड डे मील एमडीएम बोल रहे हैं, मिड डे मील, तो मिड डे मील के बारे में हमें वहाँ मध्याह्न भोजन बोलते हैं जी। तो मध्याह्न भोजन का तो वहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट सरकार ने बनाया है। अच्छा, या कोई एजेंसी का काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट को इसमें क्या है, 2 लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, तो वही खाना 2 लोग मतलब कि वो जो खाना पकाने वाले लोग, खाना पकाने वाले लोग है, खाना में जो उसका हेल्प करने वाले लोग हेल्पर है, दोनों लोगों का रोजगार भी मिलती है और वही बनता है।
स्कूल की देखरेख में ही वही बनता है, वहीं से ही खाना जो बच्चों को खिलाना जाता है वहीं से खिलाना जाता है। हाँ। और हो सकता है कि अगर एसडीएम है, कोई स्कूल के आला अधिकारी है, अगर उस टाइम पर आता है तो वो भी वहाँ खाना खाने बैठता है। ऐसी अच्छा, इसमें सरपंच की क्या भागीदारी है एमडीएम के अंदर में? क्या सरपंच के साइन से कुछ पैसा जो मिलता है भोजन बनाने का, उसको हमारे यहाँ यूपी की जो व्यवस्था है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एमडीएम में होता ही है कि हेड मास्टर और ग्राम प्रधान जो है, यानी कि पंचायत का जो अध्यक्ष है, वो दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होता है। यस। और उस अकाउंट में ही सरकार की तरफ से पैसा आता है। जैसे 4 रुपया पर बच्चे के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 5 रुपए आता है, फल के लिए 5 रुपए आता है। तो वो सारा पैसा जो कलेक्ट होकर के उस खाते में आता है, और वहां प्रधान का साइन और जो हेड मास्टर है उसका, डिपार्टमेंट का, एजुकेशन का, उस स्कूल का, उसके साइन से वो पैसा निकलता है, और उससे वो नमक मिर्च मसाले सारी व्यवस्थाएं इन दोनों लोगों में से कोई भी एक आदमी या दोनों मिलकर के इस व्यवस्था को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश का ये सीन है। तो जानना चाहता हूं कि गुजरात में कैसे चलती है ये व्यवस्था? गुजरात में भी ज्यादातर तो यही सिस्टम चलती है। ये पंचायत सरपंच का भी साइन होता है और प्रिंसिपल का भी साइन होता है। अच्छा। अगर हो सकता है तो एक और लोग का, 3 लोगों में से कोई 2 लोग साइन करके वो जहां जहां नगद खर्च करनी है तो वहां खर्च कर सकते हैं। अच्छा। और मैं यहाँ एक बात और भी करना चाहता हूँ। जब आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर और आज हमारे पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल जहाँ वहाँ सीएम थी, तब उसने एक नजरिया, अलग तरह का नजरिया बनाया था। अच्छा। वो जहाँ जहाँ जो सीएम का प्रोग्राम होता था तो वहाँ वो फूल माला और ये दूसरा उसका सम्मान में जो था ना, तो वो सम्मान वो उसमें से उसने निकाल कर दिया था। अच्छा। उसको फल फ्रूट या कोई तुअर दाल है, मग दाल है, अच्छा, वो ऐसा ऐसा कोई वो बादाम है, कोई पिस्ता है, जो अपनी तरफ से सीएम को वो भेंट करना चाहते हैं, फूल माला या इससे वो गुलदस्ता के बजाय उससे वो स्वागत करवाती थी। अच्छा। और सारा ये फल और फ्रूट या वो बादाम पिस्ता जो कुछ भी आता था वो आंगनवाड़ी के बच्चों को, ये बच्चों को वो सीधा वहां खिलाती थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट आनंदीबेन, जब तक आनंदीबेन वहां हमारे सीएम रही तब तक ये सिलसिला चलता ही रहा। और आने वाले वो बच्चों तो राह देखते होते कि यहाँ अगल बगल में हमारा सीएम का प्रोग्राम हो जाए। अच्छा। तो हमें अच्छा फ्रूट मिल जाता, अच्छा फल मिल जाता। तो आनंदीबेन ने बहुत हमारा ये गुजरात में बहुत अच्छे सिस्टम चलाया। बहुत ही शानदार आपने बात कही, और ये सुनकर के मेरा भी हृदय जो है उनके लिए, चूंकि राज्यपाल तो हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, सम्मान के पात्र वैसे भी हैं, लेकिन आज और हृदय में उनके प्रति सम्मान जागृत हुआ है कि एक अच्छी सोच, एक दूरगामी सोच, कितना अच्छा उन्होंने सोचा कि लाखों रुपए के लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फूल चढ़ा देते हैं। और यही अगर लाखों रुपए के भोजन खाने से संबंधित खाद्यान्न सामग्री अगर उनको भेंट होती है और उसका इस्तेमाल अगर एमडीएम के बच्चों को मिलता है, गरीब तबके के बच्चों को अगर मिलता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। एक और सवाल मैं, अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में, उसके बाद में हम लगातार आपके माध्यम से गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, और गांव, वहां के कुछ मॉडल गांव के बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक और अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूँ, राशन डीलर की दुकान होती है, कोटा की दुकान जो होती है, जो खाद्यान्न सामग्री सरकार की तरफ से, जैसे कहा जा रहा है कि 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त में, एक स्कीम माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के माध्यम से दी जा रही है। सालों से ये व्यवस्था चली आ रही है। पहले पैसों से मिलता था, पहले केरोसिन मिलता था, चावल, उसमें चीनी है, दाल है, गेहूं है, बहुत सारी सामग्री इसमें समय समय पे मिलती रही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर में इसकी जो देखरेख करता है, एक तो राशन डीलर हो गया, एक कोटेदार जिसको चुना है, आखिर इसको ऑपरेट, मॉनिटर कौन करता है? जैसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या था, अब से पहले की जो व्यवस्था थी उसमें प्रधान का सिग्नेचर होता था, और तब वो कोटा उठा सकता था, और कोटा बंटने के बाद भी सिग्नेचर प्रधान का उस पर होना चाहिए था कि आपने जो कोटा पूरा उठाया उसको पूरा आपने वितरित कर दिया है। ये पहले व्यवस्था थी हमारे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी पिछले 2 साल से इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब वो जो डीलर है वो राशन बांटने के समय या राशन उठाने के समय वो ग्राम प्रधान से कोई भी सिग्नेचर नहीं कराता है। तो गुजरात के अंदर में ये कैसे व्यवस्था है, कैसे ये संचालित होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। गुजरात में तो कहीं भी ऐसी स्थिति है ही नहीं कि सरपंच में
सरपंच को वहीं कोई राशन के कोटे में इसकी साइन करके उसको पुरवठा मिले, ऐसा कोई प्रावधान पहले से ही नहीं था। अच्छा। और ये तो क्या है कि हमारे पूरा कलेक्टर के अंडर में रहता है जी। गांव के अंदर में है तो मामलतदार उसका पुरवठा विभाग है। अच्छा। तो पुरवठा विभाग उसका पूरा संचालन करता है। अच्छा। उसको जो भी जरूरत है वो गवर्नमेंट के निगम है, गवर्नमेंट के निगम से उसको खाद्य या अनाज सब कुछ मिलता है, तेल ये सब मिलता है। और ये पुरवठा उस पर पूरी निगरानी पुरवठा विभाग रखते हैं। इसमें सरपंच का कहीं भी रोल नहीं है और वो पूरी अच्छी तरह से चलता। हाँ, सरपंच कोई शिकायत है, सरपंच की शिकायत पहले मान्य रखता है। अच्छा। सरपंच कोई भी शिकायत करता है कि ये मेरे कोटे वाला है, वो मेरे गांव के लोगों को पूरी तरह से अनाज नहीं दे रहा, ये कोटा जो जिसको मिलना चाहिए था उसको मिल नहीं रहा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होता है। उसका लाइसेंस भी रद्द करने के भी प्रावधान गुजरात में है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं, ये तो अच्छा है कि देखिए जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, गांव का जो प्रधान होता है, और जनता के लिए वही प्रधानमंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। सारी प्रॉब्लम जो है वो गांव के जो प्रतिनिधि होता है, आपके गुजरात में सरपंच बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं, कई राज्यों में, बिहार में जो है मुखिया बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि जो प्रधान है, जो सरपंच है, उसकी जो शिकायत है उसको प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता का डायरेक्ट जो है प्रतिनिधित्व करता है हर समस्या को लेकर के। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अंतिम एक और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, पूरे देश के अंदर में 3 लाख से भी अधिक जो है पंचायतें हैं जिसके प्रधान, मुखिया और सरपंच अलग अलग राज्यों में बोले जाते हैं। उनको गुजरात के एज एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और गुजरात के लंबे समय से आप पंचायतों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं, संक्षिप्त में वो दे दीजिए। नहीं, संदेश तो मैं सभी राज्यों के प्रधानों को या संचालन समिति के सदस्यों को, सरपंचों को देना, मुखिया को देना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई ऐसे ही नहीं जीती जाती जी। कोई भी काम करवाने के लिए सरकार के पास उसका अधिकारी है, पदाधिकारी है, एमएलए है, सांसद है, सब है, लेकिन जो सच्चाई का सामने करने वाला ग्राम का सरपंच, मुखिया और प्रधान ही है। तो जो गांव को जो अच्छा लगता है, गांव वाले लोगों को जो अच्छा लगता है और उसको जो बुरा लगता है, वो डायरेक्ट सरपंच के फेस करते हैं। लेकिन सरपंच की या गांव प्रधान की मजबूरी क्या है वो कोई नहीं जानता। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी गांव प्रधान है, सरपंच है, मुखिया है, किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत है और अपने आप आपका अधिकारी, अपना बीडीओ, अपना डीडीओ, अपना स्टेट वाले कोई नहीं मानते, तो आप हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ का संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी लड़ाई, आपका प्रश्न और आपकी जो दिक्कतें होती है वो अच्छी तरह से सरकार के साथ बैठकर सुलह करके संकलन के साथ आपका निवारण भी करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार तरीके से आपने बेबाकी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ में आपने सवालों के जवाब दिए, और मैं समझता हूं कि पूरे देश के तमाम सरपंच साथी, प्रधान साथी, मुखिया साथी और जनता के लिए भी आपने बहुत ही आवश्यक एक संदेश दिया कि आनंदी जो पटेल जी हमारी राज्यपाल हैं, उनके माध्यम से किस तरीके का एक शिष्टाचार सिस्टम जो है गुजरात के अंदर था जब वो सीएम थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया, और आप लगातार बने रहिएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो सभी राज्यों की मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।